ये जो इतना बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है 22 साल बाद, और उसी दिन 13 दिसंबर वाले दिन जब पार्लियामेंट में पर अटैक हुआ था। 13 दिसंबर को ही 22 साल बाद होना, ये कॉन्स्पिरेसी है, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य बिल, इन 3 बिल्स को जो पास किया गया है, इनका क्या सिग्निफिकेंस है? अगर नए रूप में देश को खड़ा करना है तो ये जरूरी था। आश्चर्य होता है कि 1860 का कानून अभी भी अपने देश में चल रहा है। ऑपोजिशन इसको कह रहा है कि जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं तो ये कट एंड पेस्ट है। जो भी कहना था तो सदन में रहना था। सदन में इस तरह से शोर शराबा करके चर्चा से भाग जाना और बाद में बाहर से कमेंट करना, ये अनुचित है। विपक्ष ने ये बात कही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 2017 में तब के जो सिटिंग जो राज्यसभा चेयरमैन थे हामिद अंसारी जी, उनका मजाक उड़ाया था, उनकी भी मिमिक्री की थी। नमस्कार, जागरण डायलॉग्स में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्मृति रस्तोगी और आज हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं बीजेपी के एक दिग्गज नेता और राज्यसभा से सांसद श्री प्रकाश जावड़ेकर जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत स्वागत, नमस्ते। मुझे भी डिजिटल जागरण से मैं पहली दफा बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं मानता हूँ कि डिजिटल अब लोग ज्यादा पढ़ते हैं। किसी भी समाचार पत्र का देखो और टोटल, तो डिजिटल इंडिया सचमुच हो गया। बिल्कुल। तो आपके साथ चर्चा करने में आनंद है। एक और बहुत खास बात यह है सर, ये हमारा जागरण डायलॉग्स 3.0 है। जागरण डायलॉग्स 2.0 में भी मैं चाहती थी कि आपका इंटरव्यू करने का मौका मिले, क्योंकि जिस तरह से आप एक बेबाकी से बोलते हैं, तो मुझे लगता है कि आपका इंटरव्यू बहुत खास जागरण डायलॉग्स 3.0 में भी बहुत बहुत अच्छा लगा। आपको मैं इंटरव्यू कर रही हूँ, मुझे भी अच्छा लगा। जावड़ेकर जी, सवाल मैं वहां से शुरू करूंगी कि लोकसभा में जो अमेंडेड 3 क्रिमिनल बिल्स हैं, जिनका मैं नाम बता रही हूँ, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य बिल, इन 3 बिल्स को जो पास किया गया है, इनका क्या सिग्निफिकेंस है? देखो, ये इतना सिग्निफिकेंस बड़ा है कि आश्चर्य होता है कि ब्रिटिश संसद में पास हुआ ये कानून अभी तक चल रहे। 1860 का कानून अभी भी अपने देश में चल रहा है। गुलामी के मानसिकता से बाहर आकर अगर नए रूप में देश को खड़ा करना है तो ये जरूरी था। वो तो ब्रिटिशों का राज चलता रहे इसलिए कानून बने थे और उनके सुविधा के लिए बने थे, और उसमें भारतीय लोगों को दंडित करने के लिए बने थे। इसमें मानवीय चेहरा है, इसमें फास्ट ट्रायल्स है, इसमें राजद्रोह समाप्त किया गया है जी। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब अपोजिशन इस पर कुछ बोलेगी नहीं। इतना चिल्ला रहे थे सेडिशन सेडिशन, अरे खत्म किया ना बाबा। तो सेडिशन खत्म हुआ, लेकिन राष्ट्रद्रोह, देशद्रोह नहीं चलेगा। सरकार पर टिप्पणी कर सकते हो, सरकार का आप जो भी आपको क्रिटिसाइज करना है करें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप देश के साथ खिलवाड़ करोगे, देश की मजाक उड़ाओगे, देश का ये करोगे, ये नहीं होता। और इसलिए ये तीनों बिल, और महिलाओं को भी अधिक सुरक्षा देने वाला, पूरे समाज को जल्दी न्याय देने वाला, एक बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन करने वाले ये तीनों बिल है। और सबूत भी अब 90% कन्विक्शन अगर पाना है, क्योंकि अभी 10-20% कन्विक्शन होता है क्योंकि सबूत ठीक तरह से नहीं होते, FSL फॉरेंसिक लैब में नहीं जाता। अब 7 साल से ज़्यादा गुनाह की संभावना जिसमें है, ऐसे अगर आर्टिकल्स में उनको गिरफ्तार किया है प्रोविजंस में, तो उसमें FSL का होना जरूरी है। तो ये सब चीज़ें मुझे लगता है, और डिजिटल किया है, सारा आसान किया है न्याय, और कॉम्प्रोमाइज़ के बहुत सारे दरवाजे रखे हैं। तो मेरा कहना है कि ये बहुत ही क्रांतिकारी, लोगों का न्यायपालिका पर अधिक विश्वास बनाने का, न्याय सिस्टम पर अधिक विश्वास बनाने का। क्योंकि आप देखिए, गुंडागर्दी, मैं महाराष्ट्र से आता हूँ, तो मुंबई में गैंग्स पनपे कैसे कि 10-20 साल कानून में न्याय नहीं मिलता, तो लोग
ऐसे लोगों के पास जाते थे और वो धाक दिखाकर वो न्याय मिलता था उसको, जिसका भी है। तो इसका मतलब ये एक पैरेलल सिस्टम बन गई थी इलीगल, तो ये भी खत्म हो जाएगी और न्याय व्यवस्था में ही सब आ जाएंगे और सबको जल्दी न्याय मिलेगा। तो ये एक बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन, यही मोदी सरकार की विशेषता है। मोदी सरकार का प्रण है कि 2047 के पहले हमें अगर विकसित भारत बनाना है तो विकसित भारत में विदेशी गुलामी के सभी चिन्हों को खत्म करके विदेशी मानसिकता से बाहर आना, ये उसका एक बहुत महत्वपूर्ण है, उसी का ये रूप है। और मुझे पूरा विश्वास है देश पूरा स्वागत करेगा। सर, आपने ऑपोजिशन की बात कही, तो ऑपोजिशन इसको कह रहा है कि जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं तो ये कट एंड पेस्ट है, जो भी ये जो अमेंडमेंट्स किए गए हैं। जो भी कहना था तो सदन में रहना था। सदन में इस तरह से शोर शराबा करके चर्चा से भाग जाना और बाद में बाहर से कमेंट करना, यह अनुचित है। लोकतंत्र का मतलब है कि लोकशाही का जो मंदिर है लोकसभा राज्यसभा, उसमें चर्चा होनी चाहिए और चर्चा के लिए कभी मना नहीं किया, ना प्रधानमंत्री ने, ना सत्तारूढ़ दल ने, ना कभी भी सभापति ने मना नहीं किया। लेकिन ये लोग हैं कि जो वेल में ही आना पसंद करते हैं। अरे अपनी सीट में रहकर जोर से बोलो, जो भी कहना है कहो, उसका जवाब भी मिलेगा। फिर कुछ आशंका है तो पूछ सकते हैं, लेकिन इस पे लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर इनका विश्वास नहीं है। ये अनफॉर्चुनेटली मुझे ये बताना चाहिए कि देखो, एग्जैक्टली 13 दिसंबर को यानी 22 साल बाद पार्लियामेंट पर एक तरह से यह अटैक ही है ना। कोई अंदर घुसा है और कैनिस्टर गैस का फोड़ता है तो इसका मतलब यह अटैक ही है। तो पहले अटैक में क्या हुआ था? सारे विपक्षी नेता अटल जी के केबिन में जाकर बताए कि हम सरकार के इस समय वी शो आवर सॉलिडेरिटी विद द गवर्नमेंट। ये नहीं बोल रहे, ये दूसरे क्षण से राजनीति, होम मिनिस्टर सदन में आओ, होम मिनिस्टर सदन में आओ। अभी का अभी जवाब दो, अरे इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इससे ज्यादा कौन क्या कहेगा। वो तो सभापति ने, लोकसभा के अध्यक्ष ने कह दिया था, क्योंकि ये सिक्योरिटी लोकसभा अध्यक्ष के तहत होती है, तो ये बताया था। फिर भी स्टेटमेंट चाहिए बोलना, और फिर वो होम मिनिस्टर को बोलने नहीं देंगे, फिर प्रधानमंत्री सदन में आओ, फिर प्रधानमंत्री बोलेंगे तो बोलने नहीं देते। 4 बार ऐसा हो गया। तो ऐसा नहीं चलता सदन। और इसलिए अगर दोनों सदन के सभापतियों ने और चेयरमैन ने और अध्यक्ष ने अगर कुछ काम किया है तो वो सही है। लोकतंत्र का इतना अपमान और जिस तरह से मिमिक्री की, मैं उस सवाल पे आऊंगी सर, लेकिन उससे पहले इसी जो आपने बात कही इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा करके ये चीज़ समझने का प्रयास करूंगी कि ये जो इतना बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है 22 साल बाद, और उसी दिन 13 दिसंबर वाले दिन जब पार्लियामेंट में पर अटैक हुआ था, ये एक बहुत बड़ा एक सेटबैक है देश के लिए, क्योंकि एक लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है पार्लियामेंट को। ऐसे में एक सुरक्षा एट स्टेक है हमारे जो लॉ मेकर्स हैं उनकी। क्या कहेंगे आप कि ऐसी चीज़ों को, क्योंकि अब हमारा चाहे सिक्योरिटी की बात करें, चाहे देश की सुरक्षा की बात करें, क्योंकि मैं खुद भी पार्लियामेंट गई हूँ कवर करने, तो बहुत पुख्ता सिक्योरिटी के साथ आपको एंट्री मिलती है। कहाँ ये क्यों कैसे लैप्स? ये क्या हुआ, ये तो इन्वेस्टिगेशन में आएगा। मुद्दा साफ है कि 13 दिसंबर को ही 22 साल बाद होना, ये कॉन्स्पिरेसी है, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इन्वेस्टिगेशन के बाद इसका पता चलेगा। तब तक सबको धीरज रखना पड़ेगा कि इसके पीछे कौन थे। ये बेरोजगारी वगैरह बोल रहे थे, लेकिन प्रत्यक्ष हवाई जहाज से आ रहे थे, तो ये कौन फंडिंग कर रहा था, सब आएगा बाहर। मेरा मानना ये है कि ये गंभीर घटना है और दुर्भाग्य है कि विपक्षी दलों ने उस पर 1 मिनट में राजनीति शुरू की। ये राजनीति का विषय नहीं है, ये देश के संसद पर एक तरह से हमला है, और उस हमले को हम जांच करके और पुख्ता करेंगे सुरक्षा, यही उसका चैलेंज होता है। सर, आपने ये मिमिक्री वाली जो बात कही, तो ये जो हमारे राज्यसभा के जो चेयरमैन हैं जगदीप धनखड़ जी, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये जो मिमिक्री का जो पूरा केस हुआ है, कल्याण बनर्जी और जिस तरह से राहुल गांधी जी ने
पर फिल्म बनाई है, फिल्मिंग की है, उसको वीडियो रिकॉर्ड किया है। तो ये जो पूरा मुद्दा है, क्योंकि जो देश होता है, जब आप एक लोकतांत्रिक पोजीशन पे, इतने बड़ी जगह पे आप होते हैं कि आप वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, क्या लगता है आपको कि ये जो पूरा मुद्दा है, और हालांकि विपक्ष ने ये बात कही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 2017 में तब के जो सिटिंग जो राज्यसभा चेयरमैन थे हामिद अंसारी जी, उनका मजाक उड़ाया था, उनकी भी मिमिक्री की थी। नहीं, देखो ये बहुत गलत बात है कहना। वास्तविकता ये है कि मिमिक्री करे, और ये विपक्ष की मानसिकता क्या है, मजाक उड़ाना है, उसको एक तरह से नीचा दिखाना है। तो वो जाट समुदाय से आते हैं, किसान समुदाय से आते हैं, पहले ही राष्ट्रपति हमारी आदिवासी है, उसको भी इसी तरह से डिमीनिंग करने का प्रयास विपक्ष ने किया। प्रधानमंत्री ओबीसी समाज से आते हैं, उनको 20 साल लगातार प्रताड़ना इसी तरह से हुई है। क्या कुछ गाली नहीं दी है मोदी जी को, और नीच भी कहा है, और आपको कांग्रेस के हेडक्वार्टर में चाय का स्टॉल दे देंगे, यहाँ तक कह दिया। तो ऐसा जो कहते हैं, इनको गरीबों के लिए कोई इनके मन में स्थान नहीं है, और गरीब मोदी जी के पास साथ है, इसलिए इनका ये सब है। इनका ये पहले से था कि एक फैमिली का ही राज होगा, और बाकी जो दलों सभी है वो भी लगभग सभी दल फैमिली पार्टीज है। तो ये फैमिली पार्टीज का गठबंधन है, और इसलिए ये जो चल रहा है ये बहुत ही निंदनीय था। और जिस तरह से मिमिक्री की, और उसका एक तरह से जस्टिफिकेशन कर रहे हैं। और राहुल गांधी कांग्रेस के सबसे नेता, बड़े नेता माने जाते हैं, तो वो फिल्म कर रहे हैं और वो सोशल मीडिया में डाल रहे हैं। इस तरह से अगर कोई करेगा और फिर उसके समर्थन में वेल में आकर खड़े रहेंगे, तो फिर जाना ही होगा बाहर। देखो, सदन एक डिसिप्लिन से चलेगा, और चर्चा करो कितनी भी करो। 15 घंटे हमने इन 3 विधेयकों के लिए उनके आग्रह पर दिया था। 15 घंटे चर्चा करें, उनको भी मिलते 7 घंटे, तो वो नहीं उन्होंने उपयोग किया। ये मुझे दुर्भाग्य लगता है। आज भी उनको सद्बुद्धि आती है और वो कुछ करते हैं, तो लेकिन उनको चर्चा में इंटरेस्ट ही नहीं है। उनको मोदी यानी आदिवासी, दलित, ओबीसी और जाट और सबको बदनाम करना है, सबको गाली देना है, यही उनका कार्यक्रम है। जावड़ेकर जी, आप बहुत एक कद्दावर नेता और बहुत टाइम आप पॉलिटिक्स से जुड़े रहे हैं। ऐसे में एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपसे समझना चाहूँगी कि जिस तरह की भाषा का उपयोग खासकर कैंपेनिंग के दौरान, रैलीज़ के दौरान, या अभी ये मिमिक्री वाला, ये जो पूरी चीज़ें हैं, आपको क्या लगता है कि ये जो पॉलिटिक्स है इसमें एक जो शिफ्ट हुआ है, जिसे हम कह सकते हैं जो एक टेक्टोनिक एक शिफ्ट हुआ है, आप उसके बारे में क्या कहेंगे? मैं तो अभी मेरे घर में 2 ही फोटो है, अटल जी का और मोदी जी का है। दोनों हमेशा वाणी संयम की बात करते हैं। वाणी संयम सबसे महत्वपूर्ण है। एक शालीनता से डिबेट हो सकता है, प्रखर प्रहार हो सकता है, आपकी धज्जियां उड़ाई जा सकती है, लेकिन उसके लिए गाली गलौज करना जरूरी नहीं है। एक अच्छी भाषा में प्रखर हमला के हजारों उदाहरण हैं, और इसलिए हम तो उसी परंपरा में पढ़े हैं। मैं इतने साल प्रवक्ता रहा हूँ, लेकिन कभी भी कोई नहीं कह सकता कि मैंने कोई अपशब्द कहा, किसी पर व्यक्तिगत हमला किया, या कमर के नीचे वो ये किया और गंदी भाषा बोली या असभ्य नहीं बोल सकते। और यही बीजेपी की परंपरा है। क्यों ऐसा हो रहा है? विपक्षी दल जो ये देश और राज्य अपनी मालकी का समझते थे, उनको ध्यान आया कि अब मोदी जी के सामने उनके एक एक गढ़ निकल जा रहे हैं, और केंद्र में भी तीसरी बार मोदी आना निश्चित है। तो मोदी अगर आएंगे तो फिर 5 साल ये बेरोजगार हो जाएंगे, तो क्या करेंगे? उनको डर सता रहा है व्यक्तिगत स्वार्थ का, उनको एहसास हो गया है पराजय का। और भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है केवल चुनावी विजय नहीं, देश को अच्छा बनाना, 47 तक देश को विकसित भारत बनाना, इसके लिए चल रहा है सारा प्रयास। और इसलिए मैं मानता हूं
कि ये लड़ाई लोग भी अब जिस तरह से मोदी जी के साथ है, हर गरीब कहता है भाई वो भी गरीबी से आया है, वो हमारे दुख दर्द को समझता है, हमारे लिए काम करता है, तो हम उसके साथ हैं। तो यही है। और उन्होंने कहा ये तो सारा देश यूनाइट होने के मूड में है, और उस समय ये विभाजन के जाति के आधार पर, इसलिए मोदी जी ने क्या कहा, 4 जाति, किसान, युवक, महिला और गरीब, 4 ही जाति है। तो ये जो है ये हमारा दृष्टि है। हमारे यहाँ देश प्रथम है। आवर पार्टी इज नेशन फर्स्ट पार्टी। तो नेशन फर्स्ट ये प्रिंसिपल है, पार्टी नेक्स्ट है और सेल्फ लास्ट है। और इसलिए एक बहुत ही जो जिनको सेल्फ ही पहला है, परिवार ही पहला है और भ्रष्टाचार ही पहला है, तो वो क्या करेंगे लोग? वो बहुत दर्द में है, लेकिन उनको ऐसा ही दर्द आगे 15-20 साल और भी भुगतना पड़ेगा, और नहीं सुधरेंगे तो हर कंटिन्यूअस 50 साल भी भुगतना पड़ेगा। जावड़ेकर जी, शीतकालीन सत्र में 143 एमपीज सस्पेंड हुए हैं ऑपोजिशन के, एक बहुत बड़ा नंबर है। नंबर नहीं, जो गड़बड़ करेगा उसका ही किया है। कोई ऐसा नहीं जिसने प्ले कार्ड नहीं उठाया, जो वेल में नहीं आया उसको नहीं किया। जो सीट छोड़ा है, जो शोर शराबा किया है, जो वेल में आया है या जिसने प्ले कार्ड लगाया है, वही निलंबित हुए हैं। तो ऐसा नहीं कि सबको निलंबित किया। कांग्रेस के राज में तो अभी आम आदमी पार्टी का दिल्ली में सरकार है, क्या करते हैं, पहले ही दिन हमारे 8 ही एमएलएज है, लेकिन उनको सबको बाहर कर देते हैं। तो ये उनका तरीका है। तो ऐसा हमारा नहीं है, हम उल्टा चर्चा चाहते हैं। और इसके लिए मैं बता रहा हूँ, मैं बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का मेंबर हूँ, तो ये 3 बिलों पर 8 घंटे करे, ऐसा हमारा प्रस्ताव था। क्योंकि बहुत बार देखा इतना समय बोलने वाले लोग भी नहीं होते और मुद्दे नहीं आते। तो इसके लिए लेकिन विपक्ष ने आग्रह किया कि 15 घंटे चर्चा चाहिए तीनों बिलों की मिलकर, तो हमने हाँ कहा। तो यही तो मुद्दा है ना, बीजेपी लोकतांत्रिक है। और ये बताओ मुझे कि ये कहा तो उचित है कि सभापति ने, जगदीप धनखड़ जी ने सभी फ्लोर लीडर्स को पहले ही दिन तुरंत बुलाया, सदन एडजर्न होने के बाद तुरंत बुलाया कि भाई आप आओ, आप चर्चा करके रास्ता निकालेंगे, लेकिन नहीं उन्होंने किया। और उनका सबसे मुख्य मुद्दा था कि विपक्ष के नेता को, खड़गे जी को 3 बार उन्होंने बुलाया अपने चैम्बर में, लेकिन वो नहीं गए, एक भी फ्लोर लीडर नहीं गया। ये क्या दर्शाता है? ये कोई लोकतंत्र है? ये लोकतंत्र का प्यार है? और इसलिए दे डिजर्व व्हाट दे हैव गॉट। मगर क्यों आपके साथ ये लोग मिल करके क्यों नहीं चल रहे हैं? क्योंकि उनका अस्तित्व को ही उनको खतरा लग रहा है। अब हम तो भ्रष्टाचार के विरोध में है, लेकिन उनका, मैंने जैसे कहा, परिवार का राज और भ्रष्टाचार 2 ही कॉमन बिंदु है ये इंडी अलायंस का। तो इसलिए उनको डर ही लगता है कि मोदी के इस विजय रथ में उनका पूरा कोई 10-15 साल वो भविष्य ही नहीं देख पा रहे, और इसलिए वो हताश है, निराश है, और उसमें ये सब कर रहे हैं। क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है चेयरमैन ऑफ राज्यसभा की, वो कोई पॉलिटिकल नहीं है जी। तो ऐसे में क्यों नहीं समर्थन कर रहे हैं, या क्यों नहीं आगे बढ़ करके चर्चा में भाग लेना चाहते? क्योंकि चर्चा में तो उनको मानना पड़ेगा कि हम चर्चा करेंगे, शांति से चर्चा करेंगे। ये मानना ही नहीं है ना, उनको सदन में डिस्टर्बेंस करना ही उनकी राजनीति है। और राहुल गांधी हमेशा ही, उनके जो सहयोगी हमें सब बोलते हैं, तो वो बताते हैं कि सदन चलने ही नहीं देना है। तो ऐसे में कैसे होगा? लोकतंत्र पर उनकी आस्था नहीं है। उन्होंने अपने प्राइम मिनिस्टर का डिसीजन फाड़ दिया, वैसे अब उनके हाथ में नहीं है पावर। INDIA गठबंधन के बारे में आपसे पूछूंगी। 4थी मीटिंग दिल्ली में हुई है और खड़गे जी को एज अ प्राइम मिनिस्टीरियल फेस प्रोजेक्ट करने को लेकर के बातें चल रही हैं। ऐसा है, लोकतंत्र में हर राजनीतिक दल को अपनी अपनी राजनीति करने का अधिकार है, और वो गठबंधन बनाए, वो कुछ भी करे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन ये इतना कॉन्ट्रडिक्शंस के भरा हुआ है। अब आज मैं अभी पढ़ रहा था
कि बंगाल में वो कांग्रेस को केवल 2 सीट दे सकती है, ऐसा उनका ऑफर है ममता का। तो कैसे अब क्या होता है, प्रत्येक से सीट शेयरिंग वगैरह पता चलेगा। इतना आसान नहीं है। और कॉमन ग्राउंड क्या है? कॉमन ग्राउंड भ्रष्टाचार, और ये क्या बोलेंगे। मैं इतना बताता हूँ कि वो अगर यूनाइटेडली लड़ेंगे भी हमारे खिलाफ तो भी हम भारी ज़्यादा बहुमत से जीतेंगे। इस बार जितने हमारी सीटें हैं उससे ज़्यादा सीटें मिलेगी। मगर आपको क्या लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को काउंटर करने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे का चेहरा या नीतीश कुमार का चेहरा ऑपोजिशन के पास? यह हमारा मुद्दा ही नहीं है। हम तो कह रहे हैं कि हमारे नेता मोदी जी है। मोदी जी तीसरी टर्म लेंगे, देश का बहुत कल्याण आगे करेंगे। जिस तरह से 10 साल में देश की तरक्की हुई है उससे ज़्यादा गति से होगी। और इसलिए हम हमारे रणनीति का विचार करते हैं। हम लोगों से संपर्क कर रहे हैं और वो क्या करते हैं उनको जाने, लेकिन मतदाता जानते हैं कि क्या कौन कर रहा है और मतदाता फैसला करेंगे। जावड़ेकर जी, 2024 का क्या बड़ा चुनावी मुद्दा बीजेपी के लिए हो सकता है? क्योंकि 33% जो विमेन को रिजर्वेशन है वो एक बड़ा चुनावी मुद्दे की तरह उसको देखा जा रहा है, जिसको लेकर के बीजेपी लड़ सकती है 2024 का चुनाव। उसके अलावा ये जो जम्मू कश्मीर में चुनाव है उसको लेकर के राम मंदिर के कपाट भी खुल रहे हैं। मेरा कहना है हमारे मुद्दा वही है, विकास प्रमुख मुद्दा है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, यही हमारा मंत्र है। और उसके साथ साथ मोदी जी की गारंटी, मोदी की गारंटी गारंटी की गारंटी है। तो इसलिए लोग मानते हैं। अनेक योजनाएं कांग्रेस सरकार में शुरू हुई थी लेकिन अमल नहीं हुआ। हमने सबका अमल लास्ट माइल तक किया। और अभी भी हमारी विकसित भारत यात्रा चल रही है सरकार की। उसमें यह है कि जिनको लाभार्थी का लाभ मिलना चाहिए लेकिन आज तक नहीं मिला है, उनको ढूंढ ढूंढ के उनको भी लाभ मिले और 100% लाभार्थी जो पात्र है वो सबको लाभ मिले, ये प्रयास है। तो ये हम रीच है। हम कौन किसको राजनीतिक वोट दे रहा है, कौन किस जाति का है, मजहब का है, ये नहीं देखते। सबका साथ, सबका विकास, यही वो मंत्र है। जावड़ेकर जी, क्या रीजन है प्रधानमंत्री की पॉपुलैरिटी के पीछे? क्योंकि आम जनता के सामने भी एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि अगर मोदी नहीं तो कौन, किसको हम नहीं, मोदी नहीं का क्या सवाल है। मोदी है और मोदी जीतेंगे और मोदी अच्छा कर रहे हैं। सर, 10 साल में एक दिन भी छुट्टी नहीं ली है। 10 साल में एक दिन भी बीमारी नहीं है। 10 साल में एक भी कार्यक्रम रद्द नहीं किया है। तो कुछ तो है ना। अच्छा काम करो तो ईश्वर भी आपके साथ होता है और वो है, और हम सब साथ है। तो एक सेना है पूरी, तो वही चल रही है। अब हर सवाल 370 क्या बोलते थे, खून की नदियां बहेगी, कहाँ बही? उल्टा एक भी पत्थर नहीं फेंका 4 साल में। इससे और क्या सफलता हो सकती है? 2 करोड़ टूरिस्ट गए हैं। और इन 2 बातों के अलावा कुछ बताने की जरूरत नहीं कि क्या बदला है कश्मीर में। तो कश्मीर बदल गया। राम जन्मभूमि का 500 साल का विवाद खत्म हो गया। राम जन्मभूमि का पर मंदिर बन रहा है, सुप्रीम कोर्ट के एक मत से फैसले से बन रहा है और अभी उसका उद्घाटन भी होगा और उसमें सबको बुला रहे। आपने देखा होगा कल ही उसके जो प्रमुख पदाधिकारी है वो सोनिया गांधी और खड़गे जी को भी आमंत्रण दिया है। इसे सबको वो कर ही रहे हैं। राजनीतिक नहीं है, ये देश का मुद्दा है। देश का मूल भाव भक्ति भाव है, ये हमें समझना चाहिए। ऑपोजिशन ये समझ नहीं रहा है और इसलिए बहुत ये चुनाव भी बहुत जनता कैसा सबक सिखाएगी ऑपोजिशन को। जो नकारा है उनको ऐसा सबक सिखाएगी कि उनको या तो बदलना पड़ेगा, सरवाइव करना है तो, नहीं तो विश्राम करना पड़ेगा। एक बहुत अच्छी जो एक और बात पे मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगी। अयोध्या तो बस झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। ये एक जिस तरह से राम मंदिर हुआ या काशी कॉरिडोर हुआ, उसके बाद कृष्ण जन्म, काशी कॉरिडोर होना, महाकाल का विकास होना, केदारनाथ का विकास होना,
ये कोई विवादित मुद्दा है ही नहीं। अब जो आप कह रही है वो मुद्दे दोनों ये हाईकोर्ट में और कुछ कोर्ट में लंबित है, तो एक बार निर्णय होने के बाद जो होगा वो, अभी कोई बीजेपी का मुद्दा ये था कि राम जन्मभूमि पर राम मंदिर खड़ा हो, ऐसा हम प्रयास करेंगे, और हो गया, और सबके सहयोग से। और इसलिए क्योंकि उसका आंदोलन दूसरे लोग चला रहे थे, लेकिन बीजेपी ने जो भूमिका ली थी उसके पक्ष में, तो वो आज हो रहा है। अब ये क्या है, सबको जोड़ते हैं। हम ऐसा नहीं करते, किसी में भेदभाव नहीं करते, हिंदू मुस्लिम सिख क्रिश्चियन ईसाई जैन पारसी कुछ नहीं भेद, सबको साथ लेकर ही देश चलता है। आज पाकिस्तान के आम नागरिक भी बोल रहा है कि कहाँ गया भारत और कहाँ रह गया पाकिस्तान, तो केवल यहाँ आतंकवाद पैदा किया और भारत ने तरक्की पैदा की। तो ये उनका डायलॉग है, तो यही तो होने वाला है। सब दुनिया आज लोहा मानती है भारत का, भारत एक प्रमुख भूमिका में आया है। भारतीय होने का सारे विदेश में जो 3 करोड़ लोग हैं भारतीय, उनको गर्व होने लगा कि अरे हम भारतीय हैं, उनको बहुत सम्मान मिलने लगा हर देश में। तो ये तो बदलाव है ना। और आज 10वीं अर्थव्यवस्था थी, आज 5वीं बन गई, 3 साल में तीसरी बनेगी। तो ये हमारी जो तरक्की है, आज सबसे गति से विकसित होने वाला देश कोई है तो भारत है। और सभी कह रहे सबसे दुनिया का लोकप्रिय नेता कौन, तो मोदी जी। ये भी हर बार प्रूव हो रहा है और दिख भी रहा है ना, तो लोग समझते हैं। जावड़ेकर जी, आपने मोदी सरकार, चाहे मैं 1.0 की बात करूं, 2.0 की बात करूं, कई इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो संभाले। आने वाले वक्त में हम आपको कौन सी इंपॉर्टेंट पोजीशन पे देखेंगे? ऐसा है, हम कभी देखो, यही तो हमारा है कि हम क्या होंगे ये मुद्दा ही नहीं है, देश का क्या होगा, देश के बारे में हम सोचते हैं। उसमें जो भी भूमिका हमें मिलेगी वो हम करते हैं। तो मैं कभी ये हम विचार नहीं किया, मंत्री बने तब भी नहीं क्यों बनाया पूछा नहीं है, तब भी नहीं पूछा, जो भी पार्टी ने काम दिया वो करते रहे। तो ये एक बीजेपी की विशेषता है, ये इंडिविजुअल पार्टी नहीं है, और ये इंडिविजुअल के लिए हम नहीं काम करते। सबकी मिलके जो आकांक्षा है वो देश को आगे बढ़ाना है, और वही करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अपना कीमती समय आपने निकाला, और ये जो पार्लियामेंट शीतकालीन सत्र ये चल रहा है उसके दौरान हमको अर्ली मॉर्निंग आपने अपना इंपॉर्टेंट समय निकाल करके इंटरव्यू संभव करा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल जागरण डायलॉग्स में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।